एपिसोड 7 शुरू होता है। लिंजी कायरी के बारे में बताते हुए कहती है, महान मिस कैरी, उसके माता पिता ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था। कायरी की परवरिश उसके मास्टर ने की है, जो इस समय मैजिक टावर के टावर मास्टर है। उसके मास्टर ने उसे एक बेहद ही अनोखी तरीके से सिखाया है, सख्त रहो, जेंडर सेपरेशन, यानी लड़के और लड़कियों को पूरी तरह अलग रखना। तो स्वाभाविक है कि ऐसे मास्टर के साथ बड़ा होने की वजह से कायरी के आसपास हमेशा सिर्फ लड़के ही रहे हैं। जब वो बड़ा हुआ और अपने मास्टर को छोड़कर दुनिया को देखने के लिए बाहर जाने वाला था, तो उसका लड़कियों से बिल्कुल अनजान होना स्वाभाविक ही था। उसे समझ ही नहीं आता था कि लड़कियों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, और इसी दौरान उसे सौभाग्य से उसके एक सीनियर वहाँ मिल गए। उन्होंने शुरू से ही उसे लड़कियों के साथ बिहेव करना सिखाया। इससे कायरी का कॉन्फिडेंस बढ़ा और वो टावर छोड़कर बाहर की दुनिया में चला गया। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो सीनियर बहुत ही बड़े वुमनाइज़र थे और कायरी को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। इसलिए टावर से निकलने के बाद कायरी ने अपने सीनियर की सिखाई हर बात को पूरी ईमानदारी से अपनाया, और उसका नतीजा जाहिर है, आप समझ सकते हैं। काइंड होना अच्छी बात है, लेकिन कायरी उन लड़कियों के साथ भी ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा व्यवहार करने लगा, जिनसे उसका डेटिंग का कोई इरादा तक नहीं था। और ज़्यादा समय नहीं लगा कि पूरे साम्राज्य में अफवाह फैल गई कि कोर्ट मैच कायरी दुनिया का सबसे बड़ा वुमनाइज़र है। और फिर सोचते हुए कहती है, वो हैंडसम था, काबिल था और बेहद काइंड भी। क्या ये लगभग ऐसा नहीं था जैसे वो घूम घूम कर खुद ही ऐलान कर रहा हो, प्लीज़ मुझे पसंद करो। तब लिंजी कायरी से कहती है, तो तुम्हारी बात का मतलब ये है कायरी कि तुम श्रापित हो। तब कायरी कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर लिंजी सोचते हुए कहती है, ये कहानी यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन टावर मास्टर के डायरेक्टर डिसाइपल होने के नाते मुझे नहीं लगता कि तुम झूठ बोलोगे। यह सुनकर कायरी कहता है, तो तुम क्या कहना चाहते हो? तब लिंजी कहती है, मैं तुम पर विश्वास करूंगी कायरी। और कायरी से कहती है, और थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे ये कहते हुए, लेकिन मैं तुम्हें अपना बिस्तर भी दे सकती हूँ। तब लिंजी की बात सुनकर कायरी बहुत खुश होता है और खुशी से लिंजी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, थैंक यू सो मच, आप कितनी काइंड है। फिर कायरी लिंजी का हाथ पकड़े देखकर डर कर दूर उड़ जाता है और कहता है, माफ़ करना। तब लिंजी उसे ऐसे देखकर हंसने लगती है और कहती है, कोई बात नहीं। और लिंजी सोचते हुए हंसती है, सिर्फ हाथ पकड़ने पर भी वो इतनी बुरी तरह घबरा गया। जिस किरदार को सब वुमनाइज़र समझते थे, वो असल में इतना मासूम और इनोसेंट निकला। ये तो कहानी का बहुत प्यारा ट्विस्ट है, कितना अलग है। फिर लिंजी कायरी से कहती है, तो फिर अब काफ़ी देर हो गई है, आज रात यहीं रुक जाओ। और फिर पूछते हुए कहती है, लेकिन उससे पहले क्या तुम्हारे सोने की कोई अजीब आदत है, जैसे सोते समय बिस्तर पर 30 बार पलटना? तब कायरी जवाब देता है, नहीं, ऐसी कोई ख़ास आदतें नहीं हैं। फिर लिंसी फिर पूछती है, और क्या तुम भी सोते समय कोई छू ले तो अपने आप हमला करते हो? तब कायरी कहता है, नहीं, मैं बस नॉर्मल तरीके से सोता हूँ। यह सुनकर लिंसी बेड पर बैठ जाती है और कायरी को बुलाते हुए कहती है, परफेक्ट, अब मेरे बगल में लेट जाओ। तब कायरी नर्वस होते हुए कहता है, थैंक यू माय लेडी। फिर दोनों साथ में लेट जाते हैं। तब कायरी कहता है, मैं बेकार या बेशरम इंसान नहीं हूँ, मेरे मन में आपके प्रति किसी भी तरह का कोई गलत इरादा नहीं है। यह सुनकर लिंसी कहती है, ओह मुझे पता है। फिर कायरी फिर कहता है, बिल्कुल मेरे मन में कोई गलत थॉट नहीं है, एक भी नहीं। तब लिंसी कहती है, ठीक है, मैं समझ गई। उसके बाद कायरी फिर कहता है, बिल्कुल नहीं, जब तक ये दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती, कभी नहीं। यह सब सुनकर लिंसी बहुत इरिटेट हो जाती है और उसे चुप कराते हुए कहती है, बस अब रुक जाओ।
फिर कायरी कहता है, हाँ खैर, आपकी चिंता के लिए थैंक यू। फिर थोड़ी देर बाद लिंसी कहती है, सर कायरी। तब कायरी कहता है, बस मुझे कायरी कहो। फिर लिंसी बोलती है, ठीक है कायरी। फिर कायरी पूछते हुए लिंसी से कहता है, क्या हुआ माई लेडी। तब लिंसी कैरी की हरकत देखकर कहती है, आराम से रहो, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी। तब कैरी डरते हुए कहता है, नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। फिर लिंसी उसकी हरकत से गुस्सा होने लगती है और सोचती है, क्या वो सच में मेरे इतने पास आने से उसे इतना बेकार लगता है। यह सब देखकर फिर लिंसी बहुत गुस्सा होती है और कैरी पर चिल्लाते हुए कहती है, जल्दी करो और मेरे बगल में लेट जाओ। तब कैरी डरते हुए कहता है, ठीक है। फिर लिंसी कैरी के बारे में सोचने लगती है और कहती है, क्या मैं कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गई। मुझे उसका तनाव थोड़ा कम करना चाहिए। तब लिंसी कायरी से कहती है, कायरी तुम मेरी कल्पना से थोड़े अलग हो। तब कायरी बोलता है, मैं? क्या मैं? तब लिंसी कहती, हाँ, मैंने सुना था कि तुम लड़कियों के मामले में बहुत माहिर हो। यह सुनकर कायरी सोचता है और कहता है, अफवाहें और असलियत दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। मेरे व्यवहार का असर मेरे मास्टर की प्रतिष्ठा पर भी पड़ता है। इसलिए मैं खुद को एक आदर्श व्यक्ति की तरह पेश करने की कोशिश करता हूँ। मुझे नहीं पता कि चीज़ें कब बदल गई, लेकिन अब मेरी रेपुटेशन बिल्कुल अच्छी नहीं रही। कब गलत हुई, शुरू से ही तो सब गलत था। यह सब सुनकर लिंसी कहती है, कायरी तुम्हें खुद को इतना बदलने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। कायरी तुम जैसे हो वैसे ही एक अच्छे इंसान हो। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा आराम से अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। फिर लिंजी की यह बात सुनकर कायरी उसे देखने लगता है और कहता है, माय लेडी। फिर लिंजी सोचते हुए कहती है, कम से कम रियल नॉवेल में हीरोइन आइला ने भी यही बात कही थी। रोमांस फैंटेसी की दीवानी। जब मैं एक रोमांस नॉवेल की दुनिया में आ ही गई हूँ तो किसी हैंडसम आदमी के करीब जाने का मन करना तो स्वाभाविक है ना। प्रेमी बनाना शायद कुछ ज़्यादा मांगना होगा। लेकिन फिर कायरी लिंजी की बातों को सोचने लगता है। फिर थोड़ी देर में खुश होता है और लिंजी से कहता है, समझ गया। आपकी अच्छी बातों के लिए थैंक यू सो मच। उसके ऐसे बोलने पर लिंजी देखकर सोचती है, ये कैसी ठंडी रिएक्शन है। रोमांस फैंटेसी में मेरे पूरे अनुभव के हिसाब से अभी तो उसे भावुक होकर मुझे आशीर्वाद देना चाहिए था। अजीब है। फिर कहती है, नहीं, शायद यही रियलिस्टिक रिएक्शन है। आखिर मैं भी तो एक अजनबी को अचानक उसकी ज़िंदगी के बारे में सलाह दे रही हूँ। और सोचती है, क्या मैं किसी डांटने वाले बड़े जैसी लग रही थी। अगर मुझे ट्रांसमाइग्रेट ही करना था तो कम से कम मेल लीड का रोल ही दे देते। मुझे ये सब कितना रियलिस्टिक क्यों मिला। रोमांस फैंटेसी नॉवेल में ट्रांसमाइग्रेट होना जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है। और कायरी की तरफ देखकर कहती है, फिर भी सिल्वर बालों वाला मैच हमेशा सबसे अच्छा होता है। फिर सुबह हो जाती है और लिंसी अपने बिस्तर पर अंगड़ाई लेते हुए कहती है, मैंने इतनी अच्छी नींद बहुत लंबे समय बाद ली, वो भी अपने ही बिस्तर पर। और बेड को देखते हुए कहती है, कायरी पहले ही चला गया। फिर कायरी लिंसी के लिए बेड पर फूल और लेटर छोड़ा होता है। फिर लिंसी उस लेटर को पढ़ने लगती है। उसमें लिखा होता है, मैं तुम्हें सोते समय जगाना नहीं चाहता था, इसलिए मैं चुपचाप चला गया। श्राप तोड़ने में मेरी मदद के लिए थैंक यू सो मच। मैं जल्द ही तुमसे मिलने आऊँगा और ठीक से तुम्हारा एहसान चुकाऊँगा। फिर यह पढ़कर लिंसी सोचती है, सच में सिर्फ एक रात साथ सोने के बाद श्राप खत्म हो गया। और सोचते हुए कहती है, वैसे वो एहसान चुकाने की बात कर रहा है और मुझे संयोग से प्रिंस से भी कुछ चाहिए। अब सोचती हूँ, कायरी से मुझे क्या मिल सकता है। क्राउन प्रिंस से पैसे ले लूँगी और कायरी से एक यूज़फुल मैजिक टूल। और युगेन तो उसके बारे में सोचते हुए कहती है, युगेन से एक प्यारी सी चीज़ चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और अपने बाल को कंघी करते हुए कहती है, मुझे तैयारी करके रखनी चाहिए। अगर कभी मुझे विलेन बनकर फंसाया गया
और नॉवेल की तरह मेरा भी कोई दुखद अंत होने लगा तो? और उनके बारे में सोचते हुए कहती है, मैं थोड़ा दुखी हूँ कि शायद मैं उन तीनों से दोबारा कभी नहीं मिलूँगी। लेकिन आयला और मैं लीड नहीं हूँ। पीसफुल ज़िंदगी ही सबसे अच्छी है। अगर मैं चली गई तो क्या ये दुनिया सच में नॉवेल वाली कहानी के हिसाब से ही आगे बढ़ेगी? तो फिर तीनों आखिरकार फिर यह सोचकर कहती हैं, नहीं, मुझे ऐसी उदास बातें नहीं सोचनी चाहिए। अब जबकि यहाँ कोई श्रापित नहीं है, मुझे बस अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। फिर लिंजी देखती है कि उसके रूम के बाहर कोई है, तब वह बाहर निकलते हुए कहती है, कौन है वहाँ? तब वहाँ उसका भाई जेड होता है और वह लिंसी से पूछते हुए कहता है, क्या तुम कल रात अच्छी तरह सोई थी सिस्टर?